नमस्कार। वाराणसी दूरदर्शन से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं और थोड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि वक्त है जागरूकता का। अपनी सेहत को थोड़ा सा संवारने की ज़रूरत है जागरूकता के साथ। तो इसी कोशिश में आज एक बार फिर हम आपसे मिल रहे हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रुचि पाठक। आप महामना कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में कार्यरत हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। और जब बात कैंसर की आती है तो आज भी इतने एडवांसमेंट के बाद भी बहुत ही पैनिक की स्थिति हो जाती है उस परिवार में, समाज में। कैंसर की बात तो बहुत विस्तृत है, लेकिन अगर बात करें उस ग्राफ की कि कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा हमारे देश में कॉमन हो चुका है तो क्या है वो? तो बहुत आपने कहा कि आज इतना डेवलपमेंट के बाद भी कैंसर जी सुनते ही हम लोग पैनिक वाले स्टेट में आ जाते हैं। तो कैंसर शायद आज के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ही ज़्यादा देन है और सो कॉल्ड जो डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोगों ने अपना लॉस किया है। जी। अब आते हैं प्रमुख कैंसर में। तो पुरुषों में होने वाला, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें जो ज़्यादा सामयिक होगा, हम पुरुषों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर। जी। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है स्तन कैंसर। जी। और दूसरे नंबर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर आता है। फिर पुरुषों में हम लोग देखते हैं कि आजकल लंग कैंसर का इंसिडेंस, इसोफेगस के कैंसर का जो है इंसिडेंस, यानी कि जो नए केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका है। क्या है इसके पीछे कारण, ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में अक्टूबर महीने को जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि अक्टूबर माह को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस मंथ यानी कि स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता के माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस, जो मेन उद्देश्य है वो है आम लोगों को इस कैंसर के बारे में जागरूक करना। जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि अभी हमने बताया कि भारतीय महिलाओं में होने वाला आज सबसे प्रमुख कैंसर स्तन कैंसर बन गया है। लेकिन अगर हम जागरूक होते हैं, हम अपने स्तन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको बनने से पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन यानी समय पे इलाज हो जाने से इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। जी, ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कैंसर के संबंध में कि अगर हम शुरू से ही थोड़े जागरूक रहें, अवेयर रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो बहुत सारी विषम परिस्थितियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब जानना चाहेंगे कि स्तन कैंसर होने के पीछे कारण कौन कौन से हैं? स्तन कैंसर, देखिए कारण जब हम बात करते हैं तो दो है। एक मॉडिफाइबल जिसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं जो लाइफस्टाइल पे है, दूसरा नॉन मॉडिफाइबल जो हमारे हाथ में नहीं है। तो पहले हम चर्चा करेंगे जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी जोखिम कारक हैं स्तन कैंसर के बनने में। जी। तो सबसे कॉमन जो हम लोग देखते हैं, लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा रोल है हमारे स्वास्थ्य को परिभाषित करने में। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड या बिहेवियरल जो भी चीज़ें हैं उसमें हम बात करें तो सबसे पहले आप देखें लैक ऑफ एक्सरसाइज। ज़्यादातर हम लोग की दिनचर्या देखें तो बैठ के ही बीतती है, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को प्रमोट करता है। अल्कोहल का सेवन किसी भी रूप में, जैसे पहले बोला जाता था कि कुछ अमाउंट में अल्कोहल प्रोटेक्टिव होता है, लेकिन अल्कोहल किसी भी रूप में किसी भी मात्रा लेने में हर कैंसर, कई कैंसर की तरह ब्रेस्ट कैंसर के भी रिस्क को बढ़ाता है। फिर स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में वो भी कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। उसके अलावा खान पान पे हम आ जाएं तो जो लोग रेड मीट का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं या जो फास्ट फूड है, मैदा, चीनी की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जाके शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं और फ्री रेडिकल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो वो कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। जी। तो खान पान में हमें जब जैसे आप रिस्क फैक्टर के साथ साथ हम बचाव की भी चर्चा साथ में ही करते चलेंगे, तो जो भी चीज़ कैंसर को प्रमोट करती है उसका खान पान रोकना है और हमें हरी साग सब्जियां, फल का सेवन ज़्यादा करना है, दाल लेना है। एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो महीने में अगर हम लोग हफ्ते में बात करें तो अगर 150 मिनट भी हम लोग पर वीक एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो हमें काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क से बचा सकता है।
और फिर जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है। तो जेनेटिक कॉजेज़ में हम लोग आ जाएं तो जिस घर में भी माँ को या बहन को या नानी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि फिर कई लोग को लगता है कि चूंकि हमारे परिवार में ऐसा कुछ है नहीं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ नहीं है, तो वो प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है। देखा गया कि ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री इसकी नहीं थी जी। फिर फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, 99% ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में होता है। मेल्स में 0.5 से 1% ही ये कैंसर होता है। अच्छा, मेल्स में भी होता है? मेल्स में भी ये कैंसर होता है, लेकिन इंसिडेंस काफ़ी कम है। फिर एज है तो ये कैंसर ज़्यादा उम्र के महिलाओं में 50 से ऊपर की महिलाओं में होने की चांस ज़्यादा है। तो ये सब नॉन मॉडिफाइड, इसको हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कुछ महिलाओं में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ता है मेनोपॉज के बाद, तो उनमें भी इसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि बहुत है कि डॉक्टर से एक बार दिखा लिया और ट्रीटमेंट लेके हम उसको लगातार चलाए जा रहे हैं। तो जो भी हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं उसको चिकित्सीय परामर्श और निगरानी में ही लेते रहना चाहिए, और जितने समय के लिए लिया गया है तो समय समय पर अपने डॉक्टर से भी मिलते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। फिर जेनेटिक हमने बताया, फैमिली हिस्ट्री हो गई। फिर कुछ जीन म्यूटेशन होता है, BRCA1, BRCA2, इन म्यूटेशंस अगर जीन में है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना उन महिलाओं में ज़्यादा हो जाती है जी। फिर रेडिएशन का एक्सपोजर है। मान लीजिए किसी को अगर कम उम्र में हॉजकिंस लिम्फोमा वगैरह हुआ है, उनको चेस्ट का रेडिएशन दिया गया है, तो उन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है जी। तो बेहतर है कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें ज़्यादा है, प्रोटीन रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट जो हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करे, ऐसे डाइट का सेवन किया जाए। बिल्कुल, यानी खान पान से लेकर के जीवन शैली तक, व्यायाम तक सब कुछ शामिल है जो हमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है, न सिर्फ कैंसर बल्कि और भी बीमारियों से। और साथ ही एक चीज़ देखा गया है कि लेट जो बच्चे हो रहे हैं ना, तो देखा गया कि जिन महिलाओं में 30 साल के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, या जो कई सारे कारणों से अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पा रही हैं महिलाएं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो करियर इम्पॉर्टेंट है, पर बेहतर होगा कि महिलाएं अपने करियर के साथ स्वास्थ्य को ध्यान दें। 30 साल के पहले जिनमें बच्चे हो जाते हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, या जो स्तनपान नहीं करा पाने के चलते भी ये सब रिस्क बढ़ जाता है। तो आप देखें कि कुदरत ने नेचुरली हम लोग को बहुत सारी प्रोटेक्टिव चीज़ें दे के भेजा है, जो किसी कारण से नहीं हो पाने से हम लोग अपने आप को इस जोखिम में डालते चले जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कि आखिर इतने गंभीर समस्या को हम समय रहते कैसे पता लगा लें कि ये समस्या हमारे साथ हो सकती नहीं हो सकती, ताकि हम ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें। ये बहुत सही कहा आपने कि समय पे पता लगेगा तभी हम इससे बचाव कर पाएंगे, या जल्दी इलाज करा के पूरी तरह से अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन की ही हम बात करेंगे। उसके हिसाब से 30 से 65 साल की हर महिला को 5 साल में एक बार अपने स्तन की जांच क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के द्वारा, बहुत सिंपल टेस्ट है, वो महिला किसी भी स्वास्थ्य केंद्र, आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के चलते हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आंगनवाड़ी, CHO, मेडिकल ऑफिसर्स स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें कुछ नहीं करते, महिला को लिटा के हाथ द्वारा, सिंपल हाथ के द्वारा पैल्पेट करके देखा जाता है कहीं कोई गिल्टी नहीं हो, या निपल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं आ रहा हो, या कोई लिम्फ नोड जैसे एक्जिला, कांख में कोई सूजन जैसा है, तो वो क्लिनिकली सस्पेक्ट करते हैं। जैसे अगर शंका है कि इसको कैंसर हो सकता है, तो डरने की आवश्यकता नहीं कि हम गए तो हमको कैंसर बता देंगे। ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है कि इस डर से कि कैंसर पता चल जाएगा, या दूसरा होता है कि जांच करने के लिए बायोप्सी या टुकड़ा निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है, सिंपल हाथ के द्वारा एग्जामिनेशन से कुछ शंका अगर लगेगी तो उसको तुरंत रिफ़र कर दिया जाता है हायर सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, या कोई टर्शियरी केयर सेंटर, या जैसे कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे फिर फर्दर हम लोग बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी द्वारा ये कंफर्म कर लेते हैं कि उसको कैंसर है कि नहीं, और है तो फिर आगे का मैनेजमेंट भी तुरंत शुरू हो सकता है। और एक और चीज़ अच्छी है कि महिलाएं स्वयं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन द्वारा वो पता कर सकती हैं कि उनके ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसमें कुछ नहीं करना है, उनको देखना है कि ब्रेस्ट में कोई गिल्टी का पता चलना, या ब्रेस्ट के अपीयरेंस में या उसके साइज में, शेप में कोई परिवर्तन होना, निपल से जैसा हमने बताया एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, या कोई ऐसा घाव होना जो भर ही नहीं रहा है, वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो महीने में एक बार वो नियम बना ले कि मासिक के बाद
वो अपने हाथ के द्वारा ब्रेस्ट को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर उंगलियों के द्वारा जांच कर सकते हैं शीशे के सामने खड़े होके। तो कुछ तो पता चल ही जाएगा, और एबनॉर्मेलिटी है तो तुरंत उनका निदान भी हो जाएगा। अच्छा, ये पता चल जाना कितना ज़रूरी होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है, क्योंकि इसके कई स्टेजेस होते हैं? कई स्टेजेस होते हैं जी। और एक चीज़ और है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है जी। तो एकदम एप्रीहेंसिव या एकदम पैनिक नहीं होना है करे गांठ मिल गई। मेजॉरिटी जो गांठ है वो बिनाइन होती है, उसके लिए कुछ करना भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर गांठ पता चलती है अपने से तो उसको निवारण कर लेना ज़रूरी है कि वो कैंसरस है कि बिनाइन है। जी, तो यही हम जानना चाह रहे थे अपने दर्शकों की जागरूकता के लिए कि जो आपने कहा कि जांच कराना ज़रूरी है जो है इतने 35 के बाद 65 वर्ष की महिलाओं के लिए ज़्यादा। जी, तो ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि कैंसर के स्टेजेस बहुत एडवांस होते हैं और फिर ट्रीटमेंट भी उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो इस तरफ हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करें। देखिए, जो कैंसर जैसे कि हमने बताया ना, बढ़ती उम्र की महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन है। तो ज़्यादातर 50 साल से ज़्यादा की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें इसके होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग 30 से 65 साल की महिलाओं को बुलाते हैं कि उनमें अगर जरा भी कोई गांठ है या अर्ली स्टेज है तो हम उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। तो उस समय तक वो वहीं पे ब्रेस्ट में ही मतलब स्प्रेड नहीं होता है, लोकलाइज्ड रहता है। तो कई बार उस गांठ को ही निकाल के बायोप्सी के लिए भेज दिया जाता है, और ज़्यादातर हो सकता है कि उसके लिए फिर हमें कुछ जांच की ज़रूरत ना पड़े, और नहीं तो ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है जिसको हम लोग मास्टेक्टमी कहते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम लोग अर्ली स्टेज में पता लगा सकें तो इसको कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, पूरी तरह से इसका निदान किया जा सकता है। जी। और हर 5 साल में कि अगर कोई गिल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ती है तो कोई भी गांठ हमसे मिस ना हो और हम उसका इलाज समय से कर सकें। बिल्कुल, तो समय रहते पता लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर समय रहते पता नहीं लगा तो शायद ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो असंभव भी हो जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल है स्तन कैंसर को लेकर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो हर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हमने बताया PHC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग की सुविधाएं, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक फंडेड प्रोजेक्ट है, ईशा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में गांव-गांव भी हम लोग ने वाराणसी के 8 ब्लॉक में 30 से 65 साल की हर महिला का ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की है। और जो भी महिलाएं स्क्रीनिंग में पॉजिटिव, यानी कि उनमें शंका पाई गई, कैंसर नहीं, कैंसर होने का रिस्क या संभावना पाई गई, उनको हम लोग हॉस्पिटल बुला के कंफर्मेटरी बायोप्सी या जो भी जांच करा के और इलाज उस हिसाब से सुनिश्चित करा दिया जाता है। जी। अब उसके बाद रूरल में हो गया है ये स्क्रीनिंग, अब हम लोग अर्बन में मूव कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ PHC वाइज, अर्बन PHC वाइज जितने वार्ड हैं, 30 से 65 साल की हर महिला को हमारे ईशा प्रोजेक्ट की टीम जाती है, डोर टू डोर ओरल ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, और उनके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आवास के पास ही सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। जी, बहुत अच्छी बात है। तो सर्वाइकल कैंसर की तरह क्या स्तन कैंसर से रिलेटेड भी कोई वैक्सीनेशन है? नहीं, स्तन कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जी, यानी कि जो सावधानी है, हमारी जानकारी है, जागरूकता है, वही हमारे लिए वैक्सीनेशन है। और खुद तो अपने जागरूक हों ही, अपने घर में बच्चियों को भी, आसपास की महिलाओं को भी जागरूक करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ हम अपने ही दिनचर्या में बहुत व्यस्त रहते हैं, चाहे काम घर का हो या बाहर का, अपने लिए समय कम दे पाते हैं। तो चलते चलते एक संदेश महिलाओं के लिए। स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है। सजग रहें, अलर्ट रहें, एक्शन लें। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आज आपने अपना समय निकाला और इस विषय पे जो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, इतनी अच्छी जानकारी साझा की। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही जानकारियाँ हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक लगातार पहुँचती रहें, इसी उम्मीद के साथ कि फिर आपसे होगी एक और खुशनुमा मुलाकात। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।